डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अश्मित है और मैं केरल के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। ये शहर समुद्र के किनारे लगता है और यहाँ पर 5 साल पहले मेरे साथ वो घटना हुई थी जिसे आज भी मैं याद करता हूँ तो कांप उठता हूँ। उस समय मैं इस शहर में नया नया आया हुआ था और एक कंपनी में मेरी जॉब लग गई थी। उसके बाद काम शुरू हुआ घर ढूंढने का और आसानी से एक घर मिल भी गया। लेकिन उस घर का मकान मालिक अच्छा नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। कभी कभी काम से छुट्टी होते ही मैं क्लब घूमने के लिए चला जाता, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता और घर आते आते रात के 10 बज जाते और वो हमेशा घर के बाहर वाली कुंडी लगा लेता। आधा घंटा कभी मैं कुंडी खड़काता रहता, कभी उसे फ़ोन लगाता रहता। वो घर से बाहर निकलता ही नहीं और जब घर से बाहर निकलता तो घूर घूर कर देखता इतनी देर कैसे हो गई, और मैं भी उससे झगड़ा करने लगता। मैं कोई लड़की थोड़े ना हूँ जो आधी रात को भी बाहर नहीं निकल सकता। अब काम के लिए जाता हूँ, काम से जितनी देर में छुट्टी होगी तभी वापस आऊँगा ना। हर रोज़ वो मुझसे झगड़ा किया करता था और मैं हर रोज़ उससे झगड़ा कर कर के बहुत ऊब चुका था। उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया। फिर मैं एक और नए घर में गया, लेकिन मुसीबत फिर से वैसी ही। वहाँ पर भी मकान मालिक शराब बहुत पीता था। बातों में वो अच्छा था, उसने कभी नहीं कहा कि तुम इतने बजे से पहले घर आ जाना, लेकिन रात के 9 बजे वो शराब पीकर टुन्न हो जाता था और उसके बाद अपने बेड पर सो जाता था। फिर तो चाहे बाहर परमाणु बम क्यों न गिर जाए, उसकी नींद नहीं खुलती थी। इसीलिए मुझे कभी कभी घर के बाहर ही सोना पड़ जाता था और आधी रात को जब वो उठता और देखता कि मैं बाहर हूँ तब जाकर वो गेट खोलता। वहाँ पर भी मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैं अब बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था। आखिर इससे अच्छा घर मुझे कहाँ पर मिलेगा, कैसे ढूंढ सकता हूँ। मैंने फिर से मन बना लिया, अब घर बदलने का समय आ गया है। और तीसरे घर में और भी ज़्यादा परेशानी। वहाँ पर एक आंटी रहा करती थी जो 8 बजे के बाद आने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा डांटा करती थी और मैंने पेइंग गेस्ट रहना शुरू कर दिया था क्योंकि खाना बनाने का समय मेरे पास नहीं था। और वो आंटी इतना घटिया खाना बनाया करती कि हर रोज़ मुझे उल्टियाँ लग जाती, कभी मुझे दस्त लग जाते और फिर मैंने वो खाना बंद करवा दिया। और जब मैंने वो खाना उससे लेना छोड़ दिया तो बाहर से मंगवाना था और वो आंटी बाहर से जो भी डिलीवरी देने आता उससे लड़ने झगड़ने लगती। उसका कहना था कि उसका ग्राहक उन लोगों ने छीन लिया है, जबकि वो खाना ही इतना घटिया बनाती थी। तो उससे भी रोज़ रोज़ झगड़ा रहने लगा। मैं बहुत तंग हो गया था। काम में मन कैसे लगे जब घर में ही झगड़ा रहता हो। मैं अब उस घर को भी छोड़ना चाहता था और मैंने मन बना लिया था कोई ऐसा घर ढूंढूंगा जहां पर कोई रहता ना हो। लेकिन ऐसा घर कहां पर मिलेगा। वहां बहुत बड़े बड़े घर थे और बहुत ज़्यादा किराया। सस्ता घर ढूंढना और जहां कोई रहता भी ना हो एक बहुत मुश्किल काम था। अंत में ढूंढते ढूंढते मुझे एक घर मिल गया। लेकिन जैसा कि हर घर में हुआ था, यहाँ पर भी एक मुसीबत थी। यह घर किसी पादरी का था, लेकिन वो पादरी इस घर के आसपास भी नहीं रहता था, इसके 2 किलोमीटर दूर रहता था। उसने बस एक छोटी सी शर्त रखी थी और वो शर्त काफ़ी डरावनी सी थी। ये घर 2 फ्लोर का बना हुआ था। नीचे वाला पूरा फ्लोर उसने बहुत सस्ते में दे दिया था, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में मैं कदम तक ना रखूँगा, ये शर्त रखी थी उसने। जब मैंने पूछा आखिर ऊपर वाले फ्लोर में मैं क्यों जाना चाहूँगा, मैं तो नीचे रहूँगा, लेकिन फिर भी कारण पूछने पर उसने बता ही दिया था ऊपर वाले फ्लोर में एक आत्मा को कैद करके रखा गया है। वो यहाँ लोगों को बहुत डराया करती थी। फिर ये घर पादरी ने खरीद लिया। इसके बाद उस आत्मा को ऊपर वाले फ्लोर में कैद कर लिया गया। अब वो पादरी यहाँ पर एक्सोर्सिज्म करना चाहता था, लेकिन इसके लिए 10 और पादरी लगते। 10 पादरी वो इकट्ठे नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक्सोर्सिज्म का काम यहीं पर रुका हुआ था।
अगर आपको नहीं पता एक्सोर्सिज्म क्या होता है, एक्सोर्सिज्म एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी शरीर के अंदर से कोई भूत या आत्मा को निकाला जाता है और उसे आज़ाद कर दिया जाता है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन वो पादरी बहुत अच्छा था, इसलिए उसने बस यही कहा था, अगर तुम ऊपर जाने की इच्छा रखते हो तो ये घर मत खरीदो, कहीं और तुम्हें सस्ता घर किराए पर दिलवा देता हूँ। लेकिन वो घर काफ़ी बड़ा था, बहुत सस्ते में मिल रहा था, बहुत अच्छे से रह सकता था, दोस्तों को बुला सकता था, पार्टी कर सकता था। उस पादरी ने मुझे बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी। उसने कहा था, पार्टी करनी है पार्टी करो, जो करना है वो करो, अभी तुम्हारी जवानी है, यही तो दिन है तुम्हारे एंजॉय करने के, बस ऊपर वाले फ्लोर में मत जाना। उसकी मीठी मीठी बातों ने मुझे बहका दिया। मैंने किराया दे दिया और उस घर में रहना मैं शुरू हो चुका था। पहले दिन मेरे बहुत सारे दोस्त आए थे। वो दोस्त हमेशा मेरी मदद किया करते थे। जब भी मैं किसी नए घर में शिफ्ट होता वो मेरे साथ चल पड़ते और मेरा सामान वहाँ पर टिकाने के लिए आ जाते। यहाँ 3 कमरे थे, 2 बाथरूम, एक बड़ा सा किचन, और वहाँ सामान टिकाते टिकाते सामान कम पड़ गया। हमेशा मेरा सामान सबसे ज़्यादा समझा जाता था। मैं जिस भी घर में जाता था वहाँ मेरा सामान हर तरफ बिखर जाता था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कभी तो अलमारी के भी ऊपर मुझे कपड़े रखने पड़ जाते थे। मेरा शौक है, हमेशा से मुझे ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा जूते पसंद आते हैं। मैं वैरायटी चाहता हूँ, इसलिए हर हफ्ते मैं कपड़े और जूते खरीदता ही रहता हूँ। इसलिए ढेर लग चुका है घर में कपड़ों और जूतों का, वो कहीं भी सही तरह से टिक नहीं पाते। लेकिन 3 कमरे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक पूरा का पूरा कमरा ही मैं कपड़ों से भर सकता था, फिर बाकी कमरे पूरी तरह से खाली। और मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा हैरान। वो तो ज़िद कर रहे थे कि वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मैं आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहता था। मैंने एक छूट उन्हें भी दे दी, हम यहाँ रविवार को पार्टी किया करेंगे। वो मान गए। हम यहीं पर बियर पिया करेंगे, यहीं पर चिकन खाया करेंगे और यहीं पर गपशप करके रात भर जागा करेंगे। और यहाँ का जो मालिक है उसने खुद छूट दे रखी है कि तुम एंजॉय करो। दोस्तों के साथ बिताने वाला समय यही तो होता है। जब उम्र ढल जाती है तब समझ में आता है, जिंदगी थी, जीनी थी, जी नहीं पाए। मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश। दोपहर तक हमने वो सारा सामान टिका दिया था। मेरे कई दोस्त ऊपर वाले कमरों में जाना चाहते थे और मैंने हर किसी को रोका, ऊपर नहीं जाना है। बस वो पादरी ने एक ही शर्त रखी थी, ऊपर कोई नहीं जाएगा, गलती से भी नहीं। और एक एक करके हर किसी को मैंने वो बात समझा दी। लेकिन मेरे दोस्त ही ऐसे हैं, बार बार मेरे कान में कहते, चल ऊपर जाकर देख कर आते हैं, पादरी ने कुछ ना कुछ सामान तो रखा होगा, हो सकता है उसने कोई ऐसा सामान रखा हो जो किसी को दिखाना ना चाहता हो। मैं बस उससे यही कहता, उन्होंने शर्त रखी है और बहुत ही अच्छे दिल वाले हैं वो। अगर उन्होंने इतने बड़े घर में रहने दिया है तो हमें भी उनकी बात माननी चाहिए। मेरे दोस्त जिद करते जा रहे थे और मैं उन्हें मनाता रहा। किसी तरह शाम हो गई थी और यहाँ पर मैंने उन्हें पार्टी दी। हर किसी को एक एक बियर की बोतल ला दी। उसके बाद बहुत ज़्यादा चिकन, हर चीज़ जो वो मांग रहे थे मैंने उन्हें ला कर दी और हम रात के 9 बजे तक पार्टी करते रहे। 9 बजे के बाद वो अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े और मैं इस घर में अकेला रह गया था। मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अगर आपके कान में एक शब्द पड़ा हो कि आपके घर में भूत या आत्मा को कैद किया गया है, पता नहीं क्यों दिल की धड़कन तेज हुई रहती है। 10 बजे तक मैंने दोस्तों द्वारा फैलाई गई गंदगी साफ की। उसके बाद अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसके बाद मेरी नज़र ऊपर छत की तरफ पड़ रही थी। जो छत थी वो लगभग बीच बीच में काली हुई पड़ी थी। सफ़ेद रंग का पेंट नया नया किया हुआ लग रहा था, लेकिन बीच बीच में काले रंग के धब्बे। ये धब्बे थे काली रंग की काई की। और ऊपर बहुत ज़्यादा गीला होगा तभी तो नीचे इस तरह से काई जमी हुई है। बार बार मेरी नज़रें उन निशानों पर जा रही थी और पता नहीं क्यों जब आपका दिमाग खाली होता है तो कुछ बेकार की आकृतियों को भी एक चेहरा दे देता है। वो आकृतियाँ साफ साफ मुझे भूतिया चेहरे दिखने लगे थे। आँखें, कभी कभी किसी शैतान का चेहरा बन जाता तो कभी 2 भूतों की लड़ाई सी दिखती। वहाँ कई चित्र दिख रहे थे। कभी तो कोई ऊंट दिखता तो कभी डरावना सा एक हाथ।
मैं बार बार नए नए चित्र दिमाग में उकेरे जा रहा था और उसे देखते देखते धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी थी। अचानक मेरी आंखें बंद हो गई, लेकिन ठक ठक की वो आवाज़ और मेरी आंखें खुली। कौन है? कौन है? कोई बाहर लगता है। मैं भागकर बाहर गया, शायद कोई दोस्त आया होगा। मैंने जल्दी से वो दरवाज़ा खोला और बाहर कोई नहीं था। अगर बाहर कोई नहीं है तो ये दरवाज़ा किसने खटखटाया? इस घर में तो कोई मौजूद नहीं है। तभी मैंने दरवाज़ा बंद किया और वो धम धम की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई छत पर भाग रहा हो। और मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने शुरू हो गए। ये क्या, ऊपर तो कोई लगता है, लेकिन पादरी ने कहा था ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ एक आत्मा है। और आत्मा वात्मा तो कुछ नहीं होती, कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं। अब मैं ऊपर जाना नहीं चाहता था क्योंकि पादरी ने मना किया था, लेकिन बार बार दरवाज़ा खुलने और बंद करने की आवाज़ आती रही। तो मैंने सोचा सीढ़ियों से आधा ऊपर जाता हूँ और एक छोटी सी ग्रिल के पास से ऊपर वाले कमरे देखता हूँ, कहीं वहाँ कोई मौजूद तो नहीं। धीरे धीरे मैं सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ने लगा था। मैंने आधी सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी, ऊपर वाली ग्रिल तक मेरी आंखें पहुँच गई थी और वहीं आंखों से मैं ऊपर देखने लगा। वहाँ 3 कमरे थे बिल्कुल नीचे की तरह, और तीनों के तीनों दरवाजे खुले। अंदर से सफ़ेद रंग की रोशनी और सफ़ेद रंग का ज़मीन पर बिछता हुआ धुआं आगे की तरफ आ रहा था। अचानक मेरा हाथ जो ग्रिल पर रखा हुआ था, किसी और ने मेरा वो हाथ पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया। वो आकृति थी काले रंग की, जो रोशनी में साफ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो हाथ खींचा जा रहा था। अचानक मुझे ग्रिल के अंदर खींचा जाना शुरू हो गया। मैं महसूस कर पा रहा था जैसे दर्द हो ही ना रहा हो। दृश्य भूतिया दिखने लगे थे। वहाँ भूतों की भीड़ थी जो मेरे दिमाग पर हमला सा करने लगी थी। अचानक ठक ठक की आवाज़, फिर से ठक ठक की आवाज़, और बड़ी तेज़ी से ये ठक ठक की आवाज़ होती गई और मेरी आंखें खुली और मैं अपने बेड पर उछल कर बैठ गया। सपना है ये। मुझे सांस चढ़ चुकी थी। मैं इधर उधर झांके जा रहा था और तब जाकर दिल को तसल्ली हुई। ये एक सपना था, लेकिन कितना भयानक था। मुझ में कभी हिम्मत ना होती कि मैं ऊपर जाता। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन इतना डरावना सपना देखने के बाद बार बार नज़रें छत पर जा रही थी और अचानक आवाज़ आई, ठक ठक ठक। ये आवाज़ और ज़्यादा ठक ठक आने लगी और कोई तेज़ी से जैसे दरवाज़ा पीट रहा था। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज़ हो गई। ये वैसी ही घटना थी जैसी मेरे सपने में हुई थी। क्या मुझे ऊपर जाकर देखना चाहिए? मैं अपने उस कमरे से थोड़ा सा बाहर निकला था और ठक ठक की आवाज़ सुनकर मैं कांप गया, लेकिन ये आवाज़ बाहर वाले दरवाजे से आ रही थी। फिर से ठक ठक की आवाज़ आई और मैं धीरे धीरे डरता हुआ दरवाज़ा खोलने के लिए गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने वो पादरी थे। उन्हें देखकर मन को तसल्ली सी हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और वो घर के अंदर आ गए। मुझे देखते ही कहने लगे, क्या हुआ, तुम इस तरह पसीने से तरबतर क्यों हो? ऊपर तो नहीं गए थे ना? ऊपर तो नहीं गए? मैंने कहा नहीं, मैं ऊपर नहीं गया। ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है मेरी, नीचे ही था। एक डरावना सपना आया और मैं सपने में जैसे ऊपर गया था, सीढ़ियों में चढ़ा और वहाँ भूत ने मुझे पकड़ लिया। तब जाकर नींद खुली। और ये ठक ठक की आवाज़ आपने कितनी बार की? तो उस पादरी ने कहा, मैं 15 मिनट हो गए। पहले तो मैंने बेल बजाने की कोशिश की, ये बेल पता नहीं कब खराब हो गई। फिर मैंने 1-2 बार दरवाज़ा खटखटाया ताकि तुम्हारी नींद ज़्यादा खराब ना हो और आराम से तुम उठो। मैं जानता हूँ अचानक सोए हुए अगर कोई आवाज़ कर दे तो हम हैरान से हो जाते हैं, डर से जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे लगने लगा तुम उठ नहीं रहे, मैंने ज़्यादा बार दरवाज़ा खटखटाया। और अब तो मैं बहुत ज़्यादा खटखटाने लगा क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं तुम ऊपर तो नहीं चले गए, कहीं तुम फंस तो नहीं गए। तो मैं बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था और 5 मिनट अगर तुम दरवाज़ा ना खोलते मैं दरवाज़ा तोड़ने वाला था। चलो बेडरूम में चलते हैं। तब हम दोनों बेडरूम में गए। वहाँ बेडरूम में बैठे मैं बार बार उस पादरी की तरफ देख रहा था और वो भी मुझे घूरे जा रहा था। तुम ज़्यादा घबरा चुके हो, कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब
कुछ देर ऐसे ही हम बैठे रहे और तब मन को तसल्ली सी हुई और दिल की धड़कन अब कम तेज हो गई थी। अब मैं उससे बात कर रहा था। इतनी रात को आप क्यों आए हो? तो उसने कहा, पहली रात थी, मुझे लगा तुम डर रहे होगे। यहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता। आस पड़ोस किसी से बात करके देख लेना, हर कोई भूतों से बहुत ज़्यादा डरता है और यहाँ पर काफ़ी परेशान करने वाला भूत है, इसीलिए यहाँ आने से हर कोई डरता था। मुझे लगा अब तुम किराए पर रह रहे हो तो एक रात जाकर देख कर आता हूँ। मैंने तुम्हें समझा तो दिया था कि ऊपर नहीं जाना है, लेकिन तुम जवान खून हो सकता है कोशिश करने के लिए तुम ऊपर चले जाओ, इसलिए आज रात मैं यहाँ पर आया था और तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ भी गया अब तुम ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करोगे। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था। उसके बाद उसने और बातें बताई और मैं जानना चाहता था उसके बारे में। तो वो पादरी अपनी ज़िंदगी की सारी जानकारी मुझे बताने लगा। अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि नींद तो आ नहीं रही थी और वैसे भी वो मकान मालिक है, मुझसे अगर बात करना चाहता है तो मैं भी खुश था। अपनी ज़िंदगी की सारी घटनाएं बताई उसने, कैसे कैसे वो पादरी बना, कैसे भगवान में उसका विश्वास बढ़ा। पहले वो नास्तिक हुआ करता था, जब वो जवान था काफ़ी शराब पीता था, नशे करता था, लेकिन जब उसका ध्यान भगवान में लग गया उसके बाद वो पादरी बन गया। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी की घटनाएं बताता गया और धीरे धीरे उससे मैं बोर होने लगा था। तब मैंने कहा, अच्छा कोई भूतों की घटना तो सुनाइए, कोई कहानी, आपने कितने भूत पकड़े हैं? तब उस पादरी ने कहा, शुरू में मैं भूतों से डरा करता था। उसके बाद एक दिन जब मेरी बहन के शरीर के अंदर वो प्रेत आ गया था, उसे निकालने के लिए मैं नाक रगड़ रहा था बाकी पादरियों के, और मुझे लगा अगर ये काम मैं ही सीख लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई पादरी थे जो उसके शरीर से वो प्रेत निकाल नहीं पा रहे थे और मैंने किताबों में खंगालना शुरू कर दिया। मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने और भी कई किताबें पढ़ी। उसके बाद अपनी बहन के शरीर से मैं उस प्रेत को निकाल पाया था और मैंने ठान लिया था अभी तो कुछ पढ़ पाया हूँ, आगे आगे ढेर सारी जानकारी रखूँगा। भूतों को कैसे काबू किया जाता है, भूतों को कैसे भगाया जाता है, शैतान क्या होते हैं, कैसे कब्जा करते हैं। और तुम्हें तो पता तक नहीं होगा भूत कितने प्रकार के होते हैं, कमज़ोर भूत, ताकतवर भूत और शैतानी भूत, प्रेत आत्माएं। तुम्हें मैं बता तक नहीं सकता, इतने नाम हैं मुझे तक याद नहीं रहते, लेकिन हर किसी की हरकत अलग अलग होती है। तब मैं बातें घुमाकर उससे छत वाले प्रेत की जानकारी चाहता था। मैंने कहा, अब बताइए ये घर आपने क्यों लिया? तो उसने कहा, ये घर वैसे मैं लेना नहीं चाहता था, मैं कोई और घर लेना चाहता था। मेरे पास पैसे काफ़ी हो गए थे, लोगों की मदद करने पर लोग आपकी भी मदद करते हैं। अब ये घर बहुत सस्ते में बेचा जा रहा था क्योंकि यहाँ पर भूत माना जाता था। मैंने ये घर खरीद लिया, मुझे लगा भूत मैं भगा दूंगा, लेकिन इस घर में जो शैतानी भूत था, मैंने बहुत दिनों तक मुकाबला किया उसका, उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू हो ही नहीं रहा था। तो मैंने उसे सीमित कर दिया ऊपर वाली मंजिल में। अब मैं नीचे खुद रहना चाहता था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है। अब वो चर्च काफ़ी दूर थी और यहाँ से आने जाने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने सोचा जहाँ रह रहा हूँ वहीं पर रहता हूँ। जब इस भूत को भगा दूंगा, खाली कर दूंगा पूरा घर, यहाँ सजा कर रहना शुरू कर दूंगा। तब तक मैं सोच रहा था कोई यहाँ पेइंग गेस्ट रख दूँ, कोई किराएदार रख दूँ, और तुम मेरे पास आ गए। लेकिन मैंने समझाया ना, ऊपर मत जाना, उसे मैं ना हरा पाया तो तुम क्या हरा पाओगे। इस तरह उस पादरी से रात के 12 बजे तक बातें करता रहा मैं, और वो पादरी भी मेरी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानता रहा। तब बातों बातों में उसने कहा, अब देर हो गई है, मेरे जाने का समय है और तुम्हारी आंखों में मैं नींद देख पा रहा हूँ। तुम समझ गए होगे मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। अब कोशिश मत करना ऊपर जाने की। मैं अब काफ़ी ऊब चुका था और मैंने भी अब ऊबते ऊबते कहा, नहीं जाऊँगा, देखिए मैं बहुत थक गया हूँ, अब सोने का समय हो गया है। वो पादरी उस घर से चला गया और मुझे नींद आने लगी, लेकिन बार बार ख्याल उस सपने के आ रहे थे, सच जैसा सपना जिसने मुझे डरा कर रख दिया था। तब मैं बेड पर लेट गया और मेरी आंखें कब बंद हुई मैं जान ही नहीं पाया। सुबह 6 बजे जब चिड़ियाँ चहचहाने लगी, इस घर के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा कौओं की आवाज़ आने लगी, तब मुझे लगा दिन हो चुका है और उस कमरे के आसपास कोई खिड़की नहीं थी जिससे रोशनी अंदर आ पाती। दरवाजे के रास्ते से वो आवाज़ें आ रही थी और जैसे ही मैंने बाहर वाला वो पर्दा हटाया, बाहर से सूरज की किरणें घर के अंदर आ रही थी और बाहर से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही थी।
यहाँ पर इतनी ज़्यादा चिड़ियाँ हैं। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर सैर के लिए जाना चाहता था और सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया, वो पानी पिया और अब मैं धीरे धीरे घर से बाहर निकला और आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैं इस घर के आसपास जितने भी घर हैं वहाँ किसी से मिला तक नहीं था। वहाँ कौन कौन रहता है, क्या करता है, अब मैं शायद सुबह सैर के वक्त किसी से मिल पाऊँ और जानकारी पा पाऊँ। जैसे ही अपने घर से थोड़ा दूर गया था, मेरी नज़र अपने घर पर पड़ी थी। वो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, वो कौओं की चीखने की आवाज़ें सिर्फ मेरे घर से आ रही थी। आसपास पेड़ों पर कोई कौआ, कोई चिड़िया नहीं थी। मुड़कर मैंने अपने घर को देखा। ऊपर 100 से ज़्यादा कौवे थे जो सिर्फ मेरे घर के ऊपर बैठे थे। आसपास पेड़ पर कोई चिड़िया नहीं, कुछ नहीं, और कौवे मेरी तरफ मुंह करके बैठे थे। हर कौवा मेरी तरफ। मैं आगे की तरफ बढ़ता और हर किसी की गर्दन जैसे मेरी तरफ मुड़ती चली जाती। तब कुछ एहसास अलग सा हुआ था। कैसा इलाका है जहाँ पर इतने ज़्यादा कौवे हैं? कहीं यह मकान मालिक कौओं के लिए ऊपर खाना वाना तो नहीं रखता था? मैं वैसे ऊपर जा भी नहीं सकता, अब खाना रख भी नहीं सकता। कौवे शायद खाना खाने के लिए आते होंगे। ये जो पंछी होते हैं इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। आप इन्हें 1-2 बार खाना खिला दें तो ये बार बार चेक करने के लिए आते रहते हैं कि दोबारा खाना रखा है। पंछी भी बिल्कुल कुत्तों की तरह होते हैं, ये वफादारी निभाते हैं। एक बार खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, ये आपको बद्दुआ नहीं देते, बल्कि भगवान से शायद मुराद मांगते हैं कि आप हमेशा जिंदा रहें। अब मैं अकेला था जो उन घरों के आगे से निकल रहा था। किसी घर से कोई भी बाहर नहीं आया। काफ़ी आगे तक मैं चलकर जाता रहा और मुझे कोई आदमी नज़र नहीं आया। सैर करने यहाँ कोई था ही नहीं, ना ही यहाँ पर कुत्ते और ना ही कोई और जीव दिख रहे थे। बस अकेला मैं और पंछी जो मेरे घर पर बैठे दूर तक आवाज़ किए हुए। मैं बहुत आगे तक सैर करने के लिए गया। यहाँ समंदर का किनारा एक तरफ लगता है और वहाँ मैं जाना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ वो रेत जैसा इलाका, वहाँ पर भी कदम नहीं रखना चाहता था। और ये सड़क घूमकर शहर की तरफ जाती है। मैं चलकर उस तरफ जाने लगा ताकि सुबह सुबह कोई तो मिलेगा जिससे मैं बात कर पाऊँ। मैं काफ़ी बातूनी हूँ। अगर किसी से बात करने का मौका मिले तो मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और दिन में हर किसी से मैं ये जानता रहता हूँ। मुझे सुनना ज़्यादा पसंद है बोलने से। फिर भी अगर सामने वाला चुप हो जाए तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। आज कोई मिल ही नहीं रहा था। 2 घंटे तक सैर की थी मैंने। उसके बाद मैं वापस आ गया। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान तक नहीं। अब मैं घर में वापस आ गया था और नाश्ता बनाकर मुझे जल्दी से काम पर जाना था। जैसे ही मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया, वहाँ ठक ठक की आवाज़ शुरू हो गई। ये आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे आसपास घर में कोई रेनोवेशन का काम करवा रहा हो। मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने जल्दी से खाना बनाया और मैं काम की तरफ निकल पड़ा। जब मैं शाम को आया तो वो पादरी पहले से ही घर में मौजूद था। उसके पास एक्स्ट्रा की थी जिससे वो घर के अंदर आ चुका था। वो सोफे पर बैठा और उसे देखकर मैं चौंक चुका था। मुझे देखते ही वो खड़ा हो गया और कहने लगा, देखो मैं पहले ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ। भले ही मैं ये घर किराए पर दे चुका हूँ, मुझे बस 1 दिन चाहिए। 1 दिन का और काम है। मैंने कहा 1 दिन का क्या काम है? तो उसने कहा, देखो अब मुझे पादरी तो मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कई पादरी ने मुझे एक तरीका बताया है जिससे मैं अकेला ही उस भूत पर काबू पा सकता हूँ। और मैं हमेशा से नए नए तरीके अपनाता रहता हूँ। बस मैं 1 दिन चाहता हूँ तुमसे, अगर तुम एडजस्ट कर पाओ। आज ही अगर तुम कहीं पर जा सकते हो तो कल का पूरा दिन, यानी कि आज की रात और कल की रात मैं लेना चाहूँगा। यहाँ पर मैं खास तरह का एक्सोसिज्म करना चाहूँगा। उसके बाद तुम आ जाना और मेरा काम तो हो चुका होगा। अब वो मकान मालिक था, मुझे परेशान भी नहीं कर रहा था, तो मैंने हामी भर दी। मैं अपने दोस्त के पास चला गया। मेरा दोस्त हैरान था आखिर मैं वहाँ पर क्यों आ गया। जब मुझे नया घर मिल चुका है तो यहाँ आने का कारण क्या है, और मैंने उसे भी समझा दिया और वो भी अब खुश था। वहाँ पर पूरी रात हमने पार्टी की। अगले दिन मैं काम पर चला गया। पूरा दिन काम पर भी अच्छा निकला और फिर से मैं अपने दोस्त के घर पर था और मैंने उससे कह दिया, बस आज की रात मैं यहाँ पर रहूँगा, कल अपने घर वापस चला जाऊँगा। उसने भी हामी भर दी और उस रात भी हमने पार्टी की।
नशे में धुत हो चुके थे हम दोनों और अगली सुबह ऐसी मदहोशी सी छाई हुई थी कि मुझसे सही से चला नहीं जा रहा था। सुबह सुबह मैंने अपना सामान समेटा और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। ये वक्त सुबह के 6 बजे का था। सुबह सुबह मैं अपने घर पहुंच चुका था। अपनी बाइक मैंने बाहर लगाई और सीधा मैं घर के अंदर गया। वो पादरी सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और उसे देखकर मैं भी खुश हो गया और मुस्कुरा कर कहा, काम हो गया? और उसने सर हिलाकर कह दिया, हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा, कोई परेशानी रही ही नहीं। और मैं तो कहता हूँ अब ऊपर वाला पोर्शन भी तुम ही ले लो, किराया उतना ही, इस्तेमाल करो जो करना चाहते हो। मैं अब बहुत खुश हो गया था। इतना बड़ा घर, अभी 3 कमरे तो मुझसे संभाले नहीं जाते, अब ऊपर वाले कमरों में मैं रहना नहीं चाहूँगा। लेकिन वो पादरी कहने लगा, नहीं नहीं तुम रह सकते हो, मैं कहता हूँ नीचे वाला सामान ऊपर रखवा दो, ऊपर ज़्यादा अच्छा है। ऊपर बस एक पीछे वाले कमरे का इस्तेमाल मत करना, बाकी कमरों में तुम जा सकते हो। मैं उसकी तरफ देखकर कह रहा था, पीछे वाला कमरा? अभी तो आप कह रहे थे वो भूत आप भगा चुके हो, तो पीछे वाले कमरे में? उसने कहा, वो पीछे वाला कमरा मेरा कुछ ज़रूरी पवित्र चीज़ें हैं जो वहाँ पर पड़ी हैं, उस कमरे में मत जाना। बाकी पूरा का पूरा घर अब तुम्हारा है, जब तक इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो, और किराया उतना ही। बस पीछे वाले कमरे में मत जाना। उसकी आंखें वो बदल रही थी जब भी वो कह रहा था पीछे वाले कमरे में मत जाना। हर बार हर कमरे की बात करता, वो भूत भगाने की बात करता तो चेहरे पर मुस्कान होती। जैसे ही पीछे वाले कमरे की वो बात करता, उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा उड़ सा जाता, आंखों में एक अजीब सी मायूसी नजर आती मुझे। मैंने फिर से उससे सवाल किया, वो भूत पूरी तरह से घर से भाग गया है ना? आप कह रहे थे वो बहुत तगड़ा है, 10 पादरियों के बिना उसे भगाया नहीं जा सकता, अब अकेले आपने कैसे कर लिया? तो वो पादरी कहने लगा, अब पूरा तरीका थोड़े ना बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ उसे भगा दिया गया है। लेकिन उसे भगाने के बाद कुछ मेरी जो खास चीज़ें हैं वो उस कमरे में रखी हैं। मैं नहीं चाहता कोई देखे, कोई भी आवाज़ उस कमरे से आए इग्नोर कर देना। अब जो पवित्र चीज़ें हैं वहाँ से भी आवाज़ें आती हैं, वो भूतिया आवाज़ें जैसी होती हैं, लेकिन अंदर जाकर देखने की हिम्मत मत करना, ताला नहीं लगा है वहाँ पर। ये कहते ही उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट मेरी तरफ दिखाई थी और उस मुस्कुराहट में एक शरारत भी थी। उस शरारत को मैं पहचान पा रहा था, कुछ तो राज है जो उस पादरी ने मुझे बताया नहीं। वो जाने से पहले मेरी तरफ देख रहा था और मैंने फिर से एक सवाल दागा, सच में वो भूत जा तो चुका है ना? उस पादरी ने कहा, भरोसा नहीं मुझ पर, मैं चर्च का एक बड़ा पादरी हूँ, जब कोई वादा करता हूँ तो पूरा करता हूँ, सच हमेशा बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मुझे नर्क में सज़ा मिलेगी अगर मैं झूठ बोलूं। ये कहते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो बाहर की तरफ चल पड़ा। मैं अब इस घर में कुछ अलग एहसास पा रहा था। मैं भूतों से नहीं डरता, लेकिन जब आपसे कोई झूठ बोले मैं पहचान जाता हूँ। वो पादरी कुछ तो छिपा रहा था, लेकिन मुझे क्या, मैं तो ऊपर जाने वाला नहीं, मैं तो नीचे ही रहूँगा। अब ये सुबह का वक्त था तो मैंने घर में कुछ सामान रखा, उसके बाद मैं सैर करने के लिए निकल पड़ा। 8 बजे मैं वापस आया, खाना बनाया और 9 बजे ऑफिस के लिए निकल गया। 6 बजे मैं ऑफिस से आया और सबसे पहले 7 बजे तक घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम करता रहा। 7 बजे थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था और मैं इंतज़ार कर रहा था मैं किसी से बात तो करूं। मैं घर से बाहर निकला और शाम का वक्त होता है जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं। यहाँ इतना सन्नाटा था कि कोई दूर दूर तक नज़र ही नहीं आया, और वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जो कौवों की थी। इस घर की छत पर 100 से ज़्यादा कौवे बैठे थे और ये अजीब से कौवे जो मेरी तरफ घूरे जा रहे, कोई और चीज़ वो देख ही नहीं रहे, बस उनकी चोंच मेरी तरफ। जिस तरफ मैं जाता उनकी चोंच उस तरफ घूम जाती, नज़रें मुझ पर टिक जाती। अब सैर के लिए काफ़ी आगे तक गया था मैं, पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। यहाँ स्ट्रीट लाइट तो दूर दूर तक काम कर रही थी, लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रहा। आगे कई ढाबे बने हुए थे जो बंद थे, वहाँ भी कोई नहीं दिखा। आगे कई घर भी दिखे और घर में रहने वाला कोई मौजूद ही नहीं। हर घर में अंधेरा ही अंधेरा। यहाँ कितनी कॉलोनी है जो बंद पड़ी हैं,
क्या आसपास के घरों में कोई नहीं रहता। इसके बाद बहुत पीछे कुछ घरों में मुझे रोशनी नजर आई, बाहर खड़ी बाइक नजर आई, आगे लगे पौधे नजर आए। इस तरफ सुबह मैं गया ही नहीं था तो मैंने सोचा इस तरफ जाकर आता हूँ। कुछ दूर मुझे बच्चे खेलते हुए भी नजर आए और उससे आगे वाले सारे घरों में रोशनी थी, यानी कि इस तरफ लोग रहते हैं, उस तरफ लोग क्यों नहीं रहते। चलो इनसे पूछ कर ही आता हूँ। ये सोचकर मैं आगे बढ़ने लगा और उन खेलते हुए बच्चों के पास जाकर बैठ गया। उन्हें देखता जा रहा था। उनकी उम्र 8 से 10 साल रही होगी। बड़े होते तो मैं कह भी देता मैं साथ में खेलना चाहता हूँ। अगर इतने छोटे बच्चों के साथ खेलता तो उनके पेरेंट्स कहते बच्चों को तंग करने के लिए देखो कोई आ गया है। तो मैं चुपचाप बस उन्हें देखता रहा। जब भी मेरी तरफ कोई गेंद आती मैं उस गेंद को पकड़ता और उनकी तरफ फेंक देता। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कोई तो मेरे साथ आकर बैठे जिससे मैं बात कर पाऊँ। अब आगे कई बूढ़े बुजुर्ग सैर करते हुए देखे थे मैंने। अब एक बूढ़ा धीरे धीरे चलकर आया। वो थोड़ा थक गया था इसीलिए मेरे पास बैठ गया। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसके बाद बच्चों को देखने लगा। मैं भी बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। अब बात उससे मैं करना चाहता था लेकिन उसी ने बात शुरू कर दी। बच्चे खेलते हुए अच्छे लग रहे हैं ना। कभी मेरी भी उम्र हुआ करती थी, मैं भी इस तरह से खेला करता था। अब तो सिर्फ देख ही सकते हैं। बीमारियों ने शरीर में इस तरह से घर बना लिया है कि अब मरने की उम्र हो गई है। वो इस तरह से हंसा था और मैं उसकी बातों पर हंसा था। कैसी बातें कर रहा है। फिर मैंने भी उससे और सवाल करने शुरू कर दिए। यहाँ आगे वाले घरों में तो बहुत लाइट जल रही है, यहाँ सैर करने के लिए बहुत लोग निकले हुए हैं। वहाँ पीछे वाली कॉलोनी कोई मौजूद ही नहीं है, वो बिल्कुल पीछे तक। मेरा घर वो पीछे है, वहाँ कोई बाहर निकलता ही नहीं, शायद कोई रहता ही नहीं। नई कॉलोनी तो लगती नहीं है। तब वो बूढ़ा कहने लगा, अच्छा पीछे वाली कॉलोनी से आए हो, वहाँ घर क्यों ले लिया तुमने? पागल तो नहीं हो? किसी से बात ही कर लेते। मैं अब उसकी आंखों की तरफ देख कर कहने लगा था, क्या हुआ पीछे वाली कॉलोनी, क्या घर महंगे हैं? मैं तो बस वहाँ किराए पर रहता हूँ। तब वो कहने लगा, अच्छा किराए पर रहते हो, फिर ठीक है, जल्दी से निकल जाओ। अगर घर खरीदा होता फिर तो फंस ही जाते ना। वैसे भी अब लोगों को अभी भरोसा हुआ नहीं है, जब काम पूरा हो जाएगा फिर वो घरों में लोग आना शुरू करेंगे। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ वहाँ, लोग रहते क्यों नहीं? तो उसने कहा, वो शक्तिशाली प्रेत 1-2 कॉलोनी में लोगों को नजर आता था, उन पर हमला करता था, शरीर में घुस जाता था और उसके बाद वो एक दूसरे को मार काट डालते थे। वो कॉलोनीज ही बहुत शापित मानी जाती हैं। लेकिन वो पादरी ने काम अच्छा किया। उस पादरी ने ऊपर वाले उस घर के फ्लोर में उसे कैद कर दिया। उसके बाद से कहा जा रहा है कि कॉलोनी में लोग आ तो सकते हैं, लेकिन अब भी पादरी का मानना है कि भूत को अच्छी तरह से भगाया नहीं गया है। जब तक उससे अनुमति नहीं मिलती कोई रहने के लिए नहीं आएगा। और तुम भी वो पीछे वाले घरों में मत जाना, आगे आगे ही रहना जहाँ तुम किराए पर रहते हो। मैं उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था, आगे कैसे रहूं, मेरा तो घर ही वो पीछे वाला है ना। वो खड़ा हो गया था और उसकी आंखों में मैंने डर देखा था। पीछे? अच्छा तो तुम पीछे वाले घरों में रहते हो। बेटा ध्यान रखना, वो पादरी का घर, वो पादरी के घर में मत जाना, वहां गलती से भी आसपास मत भटकना। वो प्रेत बहुत शक्तिशाली है, वो किसी को भी किसी भी तरह मार सकता है। और मैंने घबराती हुई आवाज़ में खड़ा होकर कहा था, वो नीचे वाले फ्लोर में मैं रहता हूँ, वो पादरी वाला घर, मैं वहीं पर रहता हूँ। वो घबरा कर पीछे हटने लगा था। देख देख बेटे, मेरे पास मत आना, अब तुझे वापस जाना होगा। वहाँ पर रहने वाले पर कोई यकीन नहीं करता। अगर तुम्हारे अंदर प्रेत हुआ और तुमने मुझे मारने की कोशिश की। वो तेजी से भाग रहा था, उसकी टांगें काम नहीं कर रही थी, लेकिन तेजी से मुझसे दूर गया। पहले तो मरने की बातें कर रहा था, अब भूत की बात सुनकर ऐसे भाग रहा है जैसे मैं उसे मार ही डालूंगा। पता नहीं कैसा आदमी था। ये सोचकर मैं पीछे की तरफ मुड़ चला था, लेकिन उसकी बातों ने मुझ पर असर जरूर किया था। क्या है उस घर में, कैसा प्रेत है उस घर में जो लोग इतना डरते हैं, और उस कॉलोनी में कोई क्यों नहीं रहता मैं जान गया था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ अंधेरे को चीरता हुआ, वो स्ट्रीट लाइट बीच बीच में काम कर रही थी, बीच बीच में वो लाइट्स पूरी तरह से बंद थी। वहाँ घुप अंधेरा और सड़क पर खड्डे नहीं थे, इसलिए बचता बचता मैं पहुँच ही गया।
जैसे ही घर के अंदर गया अब घबराहट सी होने लगी थी, पता नहीं क्यों। काफ़ी डरा दिया था पिछले कुछ दिनों से लोगों ने, लेकिन वो प्रेत अब भगा दिया गया है। पादरी ने खुद बताया है। इस चीज़ ने मुझे तसल्ली दी थी और मैं उस बूढ़े को बता ही नहीं पाया कि पादरी ने भूत को भगा दिया है। मैं अपने बेड पर लेट चुका था। अचानक ठक ठक की आवाज़ आई और इस आवाज़ ने फिर से मेरी आंखें खोल दी। मैं भागता हुआ गया बाहर। मुझे लगा वो पादरी आया होगा, कोई ना कोई उसका सामान रह गया होगा। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, ठक ठक की आवाज़ आई और ये आवाज़ बाहर से नहीं आई थी, ये आवाज़ ऊपर से आई थी। छत पर कोई किसी चीज़ से मार रहा था। ये आवाज़ उसकी थी और मैं बड़ी हैरानी से डरता हुआ ऊपर देख रहा था। अब मैं चाहता तो सीढ़ी के आधा ऊपर चढ़ता और उस ग्रिल से अंदर देखने की कोशिश करता, लेकिन जो सपना आया था उसमें दृश्य ऐसा ही था, इसलिए हिम्मत ही नहीं हुई। कौन बेवकूफ़ है जो फिल्मों में इस तरह आवाज़ सुनकर ऊपर चला जाता है? मैं तो नहीं जाने वाला। मैं अपने बेडरूम में चला गया और अपने उस दरवाजे की चिटिकनी भी लगा ली। वो ठक ठक की आवाज़ बहुत समय तक आती रही। ना नींद आई ना चैन आया। वहाँ आवाज़ सुनता रहा और घबराता रहा मैं। लेकिन मैं एक चीज़ जानता था, अगर हम डर को खुद पर हावी होने दे दें तो हमेशा के लिए डरपोक बन जाते हैं। इसलिए मुझे अपने डर से तो लड़ना ही होगा। उसके बाद मैंने कानों में हेडफोन लगाए और मैंने मोटिवेशनल वीडियोस निकाल ली। कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो आपके अंदर से डर खत्म कर देते हैं, आपके अंदर ऊर्जा भर देते हैं। मैं उनकी वीडियोस देखता रहा। 20 मिनट मैंने वो मोटिवेशनल वीडियोस देखी थी और हिम्मत से भर गया था। भूत तो होते ही नहीं, जो शक्ति हमारे अंदर होती है वो दुनिया बदल सकती है। हम दुनिया बदल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनते सुनते अब मेरे कानों में भी शक्ति आ गई थी। हेडफोन उठाकर मैंने एक तरफ फेंक दिए और सुनने की कोशिश की, क्या वो आवाज़ आ रही है? और ठक ठक की वो आवाज़ आई और मैंने सोचा देख कर आता हूँ, कौन है ऊपर? बिल्ली कुत्ता कुछ ना कुछ तो होगा। कहीं वो कौवा ही तो नहीं जो कहीं फंस गया और चोंच से उस खिड़की पर मारे जा रहा है। ये सोचकर सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था मैं, और जैसे ही उन सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, आधी सीढ़ियां ही चढ़ पाया था। मोटिवेशन का इतना असर हुआ था कि आधी सीढ़ियां चढ़ पाया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी टांगें कांपने लगी। अब भूतिया फिल्में भी मैं बहुत देखा करता था। मैं भूतों पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन वो सीन मेरी आंखों में घूम रहे थे और वो डरावना सपना, वो मोटिवेशनल स्पीकर की बातें भी कानों से गायब हो चुकी थी। आधी सीढ़ियों में ही घबराहट बढ़ गई थी। लेकिन उस ग्रिल से जैसे ही ऊपर वाले कमरे देखे, तीनों कमरों के दरवाजे बंद। जैसा उस सपने में हुआ था वैसा असल में कुछ भी नहीं था। तब जाकर गले में मैंने एक घूंट भरा और मैं ऊपर की तरफ चल पड़ा। अब मैं ऊपर वाले फ्लोर में था और मेरे सामने 3 दरवाजे। मैं सोच रहा था सामने वाला दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं। ये वो दरवाज़ा था जिसमें उस पादरी ने अपना सामान रखा था और कड़े शब्दों में कहा था, वहाँ नहीं जाना, पवित्र चीज़ें पड़ी हैं, कदम रखते ही अपवित्र हो जाएंगी, मुझ पर भरोसा करो, मेरी इज्जत करो। ये कहा था उसने, इसलिए उस कमरे में मैं जाने वाला नहीं। वो कदम जैसे जैसे मैंने वो पहले वाले दरवाजे की तरफ बढ़ाए थे, कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वो गंदी सी बदबू, ये बदबू जैसे किसी लाश के जलने की हो। हर तरफ वो बदबू फैल गई थी और उस कमरे के दरवाजे के नीचे से आ रहा थोड़ा थोड़ा धुआं। ये सफ़ेद धुआं था और मेरी टांगें जवाब देना शुरू कर गई थीं। अब मैंने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, अचानक उस कमरे से जितना धुआं बाहर आ रहा था वो गायब। वो कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन दीवारें जली हुई थीं। वो जले होने के निशान दीवारों पर अब भी साफ साफ दिख रहे थे। अब जो बदबू सड़ी हुई लाश की आ रही थी वो इस कमरे से नहीं आ रही थी। भले ही जले के निशान थे, लेकिन यहाँ बदबू नहीं थी, एक खुशबू थी। अब मैं दूसरे कमरे की तरफ बढ़ चला। अब बीच वाला वो कमरा छोड़कर मैं सीधा तीसरे कमरे में गया था। उसका दरवाज़ा खोला और उसकी दीवारें बिल्कुल साफ, लेकिन दीवारों पर बहुत सारी फोटोज़ लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा जगह की फ़ोटोज़। मैंने पास जाकर देखा
तो कुछ फोटोज थी नीचे वाले कमरों की, कुछ सोफे की फोटोज थी, कुछ सामान की फोटोज। हर फोटो में एक बहुत अजीब चीज। ये तस्वीरें थी लोगों की, लेकिन लोग वहां मौजूद नहीं। सोफे की ऐसी फोटो खींची गई थी जैसे सोफे पर कुछ लोग तो बैठे हों। वहां गद्दियां तो पड़ी थी लेकिन लोग नहीं। हर तस्वीर इसी तरह कमरों की थी, टीवी की थी, गार्डन की थी। वो हिलती हुई तस्वीर भी जिसमें और कोई नहीं था, जैसे इंसानों की तस्वीरें बीच से गायब कर दी गई हों। ये कैसी तस्वीरें लगाई हैं? कुछ घबराहट सी हुई थी। तभी ठक ठक की वो आवाज बीच वाले कमरे से आई और मैं घबरा सा गया। अब मोटिवेशनल स्पीकर की बातें दिमाग से निकल चुकी थी, बस वो डरावना सपना याद आने लगा। अरे यार, पागल हूं मैं? भूतिया फिल्मों में यही कुछ तो होता है। जब हीरो ऊपर जाता है फिर भूत हमला करता है, और हर हीरो में हिम्मत बड़ी होती है लेकिन जल्दी मूत जाता है। अब मुझे भी डर लग रहा है यार, पेट में गुड़गुड़ हुए जा रही है। ये बात करते हुए मैं ऊपर खड़ा थोड़ा थोड़ा कांपने लगा था। आखिर उस कमरे से आवाज आ रही है जहां मैं जा नहीं सकता। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर अब मैं नीचे आ चुका था। मैं नहीं जाने वाला, वहां 2 कमरे थे, देख लिए। इतनी हिम्मत थी, मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुन ली मैंने। अब सब कुछ सही है, मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। मैं बेड पर लेटा उन आवाजों को इग्नोर कर रहा था। साइड में पड़ा वो मोबाइल। अब मैंने मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। तभी मुझे पाँव में गुदगुदी सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई कपड़ा पाँव पर आ गया हो। मैंने पैर हिलाया और वो कपड़ा शायद एक साइड पर गिर गया। शायद पीछे पड़ी वो चादर मेरी पाँव पर आ गई होगी। कुछ देर बाद अपने आप वो कपड़ा जैसे मेरे पाँव पर दोबारा चढ़ गया। ध्यान मेरा पूरा मोबाइल में था, लेकिन अब मैं देखना चाहता था कौन सा कपड़ा है जो पंखे की हवा के कारण हिल रहा है और बार बार पाँव पर चढ़ रहा है। मोबाइल हटाया था मैंने और नजर गई थी पीछे। वो बेड के नीचे से काले रंग का साया, जिसका एक हाथ मेरे पाँव पर था। वो हल्की चादर नहीं, उसका हाथ था। मैंने टांग खींची और चीख मारी, और चीखता चीखता मैं बाहर भागना चाहता था। भूत नजर आया था मुझे, भूत काले साए के रूप में। सीधा मैं दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा गायब, बाहर जाने वाला दरवाजा ही गायब। वहां 2 खिड़कियां लगी हुई थी जिसके बीच जंगला। ये कैसी जगह है? यहां तो दरवाजा हुआ करता था। मैं उन खिड़कियों पर हाथ मारे जा रहा, लेकिन मैं उस ग्रिल को तोड़ नहीं सकता था। कोई भी ऐसी खिड़की नहीं थी जिससे मैं बाहर जा पाऊं। मैं बस देखता रहा इधर उधर, और वो काला साया। वो दरवाजा मैंने अपने कमरे का बंद कर दिया था। दरवाजे के नीचे जो छोटी सी जगह होती है ना, वहां से पानी की तरह बाहर आया था और उसने एक आकार बनाया था, पूरी तरह से काला साया जो दीवार से चिपक चिपक कर आगे बढ़ रहा था। वो अब सीधा छत पर पहुंच गया और उल्टा छिपकली की तरह लटका हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा। बार बार वो जैसे छलांग लगाता मेरे पाँव के करीब, और मैं घबरा कर एक तरफ चला जाता। मैं ऊपर चला गया शायद, इसीलिए मेरे पीछे ये काला साया आ गया। घबराता घबराता मैं सीधा बाथरूम में घुस गया, और मैंने भी वो बाल्टी, वो पानी वहां नीचे वाले छेद पर लगा दिया। ये जो बाथरूम का दरवाजा था ये पूरी तरह से बंद हो जाता था, कोई छेद नहीं बचता था। अब वो यहां पर नहीं आ पाएगा। मेरा ये भ्रम था। दरवाजे के उस की होल वाले छेद से निकल कर आता दिखा मुझे, और मैं घबरा कर उस पर पानी फेंकने लगा। अब ऐसा ही होता है ना, वो पवित्र जल फेंका जाता है तभी वो प्रेत भाग जाते हैं। मैं भगवान का नाम लेकर वो पानी वाला जल फेंकने लगा, और उस पर जैसे ही जल पड़ता वो झटपटाता, लेकिन आगे बढ़कर पूरा शरीर बाहर निकाल लिया। उसने मेरी गर्दन को पकड़ा था, लेकिन उसके हाथ नरम नरम से। वो गर्दन घोंटना तो चाहता था, लेकिन मेरी गर्दन घोंटी नहीं जा रही थी। महसूस जरूर हो रहा था किसी ने गर्दन पर दबाव बनाया हुआ है। मैंने उसे धक्का देकर वो दरवाजा खोला था। इसके बाद मैं बाहर आ गया। अब वहां पर बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं, लेकिन मैं झटपटाता, कभी इधर जाता कभी उधर, और वो काला साया धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। पहले उसकी पकड़ नरम थी, लेकिन बाद में मजबूत होती चली गई, और तभी ठक की आवाज़ आई और मैं भागकर बाहर गया। ये आवाज़ कहाँ से आई? वो साया तो मेरे पीछे था जो मुझे पकड़ना चाहता था।
लेकिन वो पादरी मेरे सामने खड़ा था और पीछे साया जैसे कहीं गायब सा हो गया। वो पादरी कहने लगा, चीखों की आवाज़ आ रही थी, क्या हुआ? मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था। पीछे वाला दरवाज़ा दिखाया मैंने। दरवाज़ा कहाँ है? आप कहाँ से आए? और उस पादरी ने पीछे नज़र की। यहाँ तो दरवाज़ा था, अभी खोलकर तो मैं अंदर आया। ये खिड़कियाँ कैसे बन गई? कहीं तुम ऊपर तो नहीं गए थे? मैंने कहा, हाँ मैं ऊपर गया था। तो उस पादरी ने कहा, यहीं पर गलती कर दी, यहीं पर गलती कर दी। तुम्हें ऊपर नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। भूत को तो मैंने भगा दिया था, लेकिन अगर उन पीछे वाले कमरों में कोई कदम रखता तो उसके पीछे भूत पड़ जाता। मुझे माफ़ करना, मैंने झूठ बोल दिया। अब वो काला साया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तब वो पादरी अपने कंधे को पकड़कर भागने लगा और कहने लगा, अरे वो काले साये ने पकड़ लिया, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था। तब उस पादरी ने कहा, जिस पर हमला करता है उसे नज़र आता है। जब वो मुझ पर हमला करेगा तो मुझे नज़र आएगा, तुम पर हमला करेगा तुम्हें नज़र आएगा। अब मैं जल्दी से उससे बचना चाहूँगा। बाद में वो पादरी भागकर बाथरूम में गया और एक लोटे में पानी भर लिया। उसके बाद वो पादरी एक कमरे में गया और कहा, तुम बाहर रहो। तभी मैं थोड़ा सा बाहर आया था और काले साये ने मुझ पर झपट्टा मार दिया। जैसे ही वो काला साया मुझ पर जैसे गला घोंटने की कोशिश कर रहा था, अचानक उस पादरी की आवाज़ आई, यहाँ मैं एक्सोर्सिज्म कर रहा हूँ, बस उस काले साये को धक्का मत मारना, जो करना चाहता है उसे करने देना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अपने हाथ पीछे कर लेना, वो शक्ति तुम पर हावी होती जाएगी। अपने अंदर डर को बैठने देना। तुम डर नहीं रहे थे इसलिए वो हल्का था। डर को और बढ़ने दो, उसकी शक्ति बढ़ने दो और मैं उसे काबू कर लूँगा। वो पादरी उस कमरे के अंदर से आवाज़ें लगा रहा था और शायद कुछ बोल रहा था। बाइबल की लाइंस शायद बोल रहा था। मैंने तो पढ़ी नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा था। मैंने तो हाथ पीछे कर दिया और वो काला साया मुझ पर झपट्टे मार रहा। धीरे धीरे दहशत का माहौल था। आसपास की वो चीज़ें हिल रही थी। वो काला साया शक्तिशाली होता जा रहा था। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत और उससे मैं छुड़ा भी नहीं पा रहा। मैं बस अपने गर्दन को झटकता, लेकिन वो गर्दन को इतनी ज़ोर से पकड़े हुए था कि मेरा दम थोड़ा थोड़ा घुंटने लगा था। मैं समझ गया था अगर ये एक्सोर्सिज्म पूरा ना हुआ मैं तो मारा जाऊंगा। पादरी अंदर से कहता रहा, बस ऐसे ही रहो, घोंटने दो इसे गला, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और मैंने भी वहां पर कहा था, तेरी बहन का पकौड़ा, अबे मैं नहीं मरने वाला। ये कहते ही मैं ऊपर की तरफ भाग निकला। अब मुझे लगा था उस काले साये से मुझे दूर ही रहना होगा। मैंने उसे धक्का दे दिया था और अब एक ही कमरा था जहां मैं गया नहीं था। जल्दी से मैं ऊपर वाले कमरे में गया और नीचे से वो पादरी की आवाज़ें, उस पवित्र कमरे में मत जाना वरना काला साया हावी हो जाएगा। और मुझे लगा इससे ज़्यादा क्या हावी होगा। मैंने भागकर वो दरवाज़ा खोल दिया और उस दरवाजे के पार जो था मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें एक कुत्ते को रखा जाता हो। वहाँ पर पादरी था जिसके हाथ बांधे गए थे और उसके हाथ जो पीछे की तरफ बंधे थे उसमें वो पत्थर ज़मीन पर मार रहा जिससे ठक ठक की आवाज़ हो रही। मुझे देखते ही वो झटपटाने लगा था। मुंह पर पट्टी बंधी थी उसके और मुझे सब समझ में आ गया। जब उस पादरी ने यहाँ एक्सोर्सिज्म 2 दिन के लिए किया होगा तो इस काले साये ने उसे कैद कर लिया। और जो नीचे पादरी है वो झूठा है, वो काला साया उसी के साथ होगा। वो मुझे मार देता अगर मैं उसकी बात मानता। जल्दी से मैंने उस पादरी के मुंह से वो पट्टी खोली और पीछे वो रस्सियाँ खोली। तभी वो पादरी कहने लगा, अच्छा हुआ तू ऊपर आ गया, अच्छा हुआ तूने उसकी बात नहीं मानी। वो बहुत शातिर है, वो रूप धारण कर सकता है। मैं नहीं जानता था, मैं तो मारा जाता अगर तू ऊपर ना आता। अब मैं और पादरी वहां खड़े थे और सामने वो काला साया। हमारे डर ने उसे और ज्यादा शक्तिशाली कर दिया था और मैंने पादरी से कहा, अब कैसे बचना है? और उस पादरी ने कहा, घर से बाहर जाकर। हम अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये आसान शिकार नहीं है। अब वो पादरी एक तरफ भाग रहा और मैं एक तरफ, और वो काला साया दोनों पर झपट्टे मार रहा।
पीठ छील दी थी हमारी और पूरे घर की लाइट बार बार बंद हो रही, जल रही। आज वो हमें जान से मारना चाहता था और हर कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से हम उस कमरे से बाहर निकले। मैंने तब पादरी से कहा था, दरवाज़ा गायब हो चुका है, बाहर कैसे जाएंगे? और पादरी ने कहा, मैं जानता हूँ ये कितना शक्तिशाली है, अंदर आए को बाहर नहीं जाने देता, बिना मारे निकलने नहीं देगा। अब क्या करें? अब हमें उस घर की सिर्फ एक चिमनी बचा सकती थी। उस चिमनी से सबसे पहले मुझे घुसाया गया, फिर वो पादरी मेरे पीछे पीछे। वो चिमनी से काले होकर हम छत पर निकले थे जहां कौओं ने हमें घेर लिया। अब वो कौए भी पता नहीं क्यों उस काले साये का साथ दे रहे थे। हम दूसरी मंजिल पर छत पर कौओं से झगड़ा कर रहे और वो कौए चोंच से हमें छीले जा रहे और काला साया चिमनी से बाहर आने की कोशिश करता रहा। उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया था और हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं। पीछे वाली झाड़ियों में हमने दूसरी मंजिल से ही छलांग लगा दी थी। दोनों वो घनी झाड़ियों, वो पीछे पड़े रेत में छलांग लगाकर बचे थे। पादरी की तो दोनों टांगे थोड़ी मुड़ गई थी, वो उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन वहीं पर मुस्कुराकर कहने लगा, चलो घर से तो बाहर आ गए। वो रात घर से आवाज़ें आती रही थी और मैं पादरी को घसीट कर बड़ी मुश्किल से उस घर से दूर ले जा पाया था। तब हम अस्पताल पहुँचे और पादरी का इलाज भी करवाया। मुझे पादरी ने समझाया था हम कितनी बड़ी मुश्किल से बचे हैं। वो पादरी कह रहा था अब 10 पादरी इकट्ठा करके घर का एक्सोर्सिज्म करना ही होगा। ये शक्तिशाली प्रेत बड़ी मुश्किल से घर में बांधा जा सका था, लेकिन भगाया नहीं जा सका। अब इसकी अंत की बारी है। मैंने तो उस घर से अपना सामान निकलवा लिया और मैंने दोबारा उस पादरी से कांटेक्ट तक ना किया। मेरी जिंदगी की वो डरावनी रात थी जिसे याद करके आज भी डर जाता हूँ। और यही बात वो पादरी भी कर रहा था, क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी और उसने मेरी जान बचाई थी, हिसाब बराबर। अब मैं उस घर के बारे में जानना भी नहीं चाहता। पादरी ने बाद में क्या किया, कैसे किया, मैं नहीं जानता। हो सकता है पादरी वहां गया हो और उसके साथ वो हुआ हो जो नहीं होना चाहिए था। आज भी मैं उस घटना को याद करके डरता हूं और सोचता हूं कहीं वो प्रेत उस घर में अब भी मौजूद तो नहीं।